हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैंटीज क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है, जिसमें पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस के बारे में दे रखा है। तो उसका फर्स्ट चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ठीक है, यानी क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा था हमें। ये देश तो मिल गया था आजाद, लेकिन अब इसको बिल्ड कैसे करना है, इसको चलाना कैसे है, ये सारी चीजें जो है हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलो पहले स्टार्टिंग में देख लेते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। तो सबसे पहली चीज है कि देखो, आजादी तो हमें मिल चुकी है 1947 के टाइम पे, और फुल चैलेंजेस हमारे सामने अब फेस होने वाले हैं, हमारे लीडर्स के सामने फेस होने वाले हैं। ठीक है, उनको कोई आइडिया नहीं है कि देश को कैसे चलाना है, क्योंकि इतने सालों से तो हम गुलाम थे, चला कोई और रहा था देश को, है ना। तो अब हमें अपने हिसाब से अपने देश को चलाना है। तो वो जो चुनौतियां आने वाली हैं उसके बारे में यहाँ पे बताई गई है। और देखो, हमारे देश में क्या है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी किस तरीके से हम कर पाएंगे, हमें किस तरीके से अखंडता बनानी है अपने देश के लिए, जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी रीजन्स हैं, उन सबको एकजुट लेके कैसे आना है। ये सारी जो चीजें हैं, ये बहुत बड़ा टास्क था हमारे लीडर्स के लिए। अब हमें आजादी मिल गई, लेकिन जैसी हमने सोची थी ना स्टूडेंट्स, वो पार्टीशन बहुत दर्दनाक था। ठीक है, आजादी तो मिली, लेकिन उसकी इतनी खुशी क्यों नहीं हुई, क्योंकि उसके साथ लोगों का जो वॉयलेंस था, हिंदू मुस्लिम वाला जो वॉयलेंस है, इंडिया पाकिस्तान अलग हो गया, लोगों का बहुत लार्ज लेवल पर डिस्प्लेसमेंट हुआ था, लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े थे रातों रात। तो इस तरीके से ये सारी चीजें फेस करनी पड़ी थी। तो कैसे हमारा जो इंडिया है वो एक सेकुलर इंडिया बन पाया। दूसरा, अगर हम देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, क्योंकि भाई हमारे देश में राजे रजवाड़े रहा करते थे। 565 समथिंग जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनको किस तरीके से स्टेट्स में कन्वर्ट करना है, कितनी बाउंड्री किसको दी जाएगी, ये सारी चीजें। और इंटरनल बाउंड्रीज वाला तो बहुत बड़ा मसला था, क्योंकि अब क्या है, देखो हमने स्टेट्स भी बनाने हैं, तो फिर उसमें क्या है, जैसे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला केस हम देखेंगे कि यहाँ पे लैंग्वेजेस अलग हैं, इनकी नहीं बनती थी, तो फिर हमको अलग अलग स्टेट करने पड़े। स्टार्टिंग में 14 स्टेट्स और 6 यूटीज थे, लेकिन कैसे धीरे धीरे डिवीजन होता चला गया, ये सारी चीजें भी हम देखेंगे। क्योंकि लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा है हमारे देश में, और जहाँ पे जो लैंग्वेजेस का डिफरेंशिएट आता है वो लोगों को बहुत अलग कर देता है। तो इसी वजह से ये सारी चीजें हम आगे फेस करेंगे। तो इस चैप्टर में हमें कुछ चैलेंजेस बताए गए हैं, 3 मेन चैलेंजेस है जिसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो इस चैप्टर के साथ बने रहना, मेरे साथ बने रहना। आपको ये पूरा एनसीईआरटी का जो बुक है, ये आपको मैं पूरा हिंदी में अच्छे से समझाऊंगी। कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो दे रखा है कि हिंदू मुस्लिम कोलकाता 1947। तो यहाँ पे एक पिक्चर दे रखी है 1947 के समय पे। जो कोलकाता में हिंदू मुस्लिम है, उनके चेहरे की खुशी देखो, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप देखते हुए चलना, क्योंकि ये कभी कभी पिक्चर बेस्ड आ जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। अब यहाँ पे हमारा जो पहला टॉपिक है, चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन स्टेट। अब यहाँ पे हमें चुनौतियों को फेस करना पड़ेगा, जैसा कि हम 14 to 15 अगस्त 1947, मतलब ये जो डेट दे रखी है, ये रात में 2 बजे करीब जो है, यहाँ पे एक स्पीच चलेगा जवाहरलाल नेहरू का, ट्रस्ट विद डेस्टिनी जिसको हम बोलेंगे। तो यहाँ पे आजादी हमको मिल चुकी है। पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस मनाता है, हम 15 अगस्त को मनाते हैं। और जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और वो एक स्पेशल सेशन को अटेंड करते हैं, जो रेड फोर्ट, जो लाल किला है ना दिल्ली का, वहां पे वो रात के समय पे, रात के 2 बजे उस स्पीच को देते हैं। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी उसका नाम होता है। स्पीच में जो मेन वर्ड है ना, जो मेन आपका टॉपिक है, वो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी है, कि भैया आगे आने वाले फ्यूचर से मिलो। ठीक है, आगे जो होने वाला है, जो आपका भाग्य विधाता होने वाला है आपका देश, उससे फेमिलियर हो, उससे मिलो, ये आपको फेमिलियर करवा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है भाई, बहुत सारी चीजों के बारे में बात हो रही थी कि क्या करेंगे, क्योंकि देखो नई नई जो चीज मिलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, तो हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो ऐसे ही जवाहरलाल नेहरू और बाकी के लीडर्स थे, तो उन्होंने बोला देखो, सबसे पहले हम 2 गोल्स, यानी यहाँ पे 2 गोल्स पे फोकस करेंगे। वो गोल्स क्या होंगे कि भाई अब हमको इतने सालों के बाद आजादी मिली है, तो हम अपने देश का जो गवर्नमेंट है उसको डेमोक्रेटिक रखेंगे। यानी आपको पता है ना, डेमोक्रेसी क्या होता है, फॉर द पीपल बाय द पीपल एंड
ऑफ द पीपल। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने देश को लोकतांत्रिक रखेंगे, लोकतांत्रिक सरकार हमारी चलेगी। और दूसरी चीज ये है कि गवर्नमेंट जो है ना वो सभी का ध्यान रखेगी, जितने भी हमारे कल्चर डाइवर्सिटी, अलग अलग लैंग्वेज के लोग हैं उन सबको ध्यान रखेगी, स्पेशली पुअर एंड सोशली डिसएडवांटेजेस जो लोग हैं उन पे ध्यान देगी। ठीक है, उनके लिए नई नई पॉलिसीज वगैरह लेकर आएंगे, क्योंकि इनको ऊपर उठाने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ये प्रोमिस हैं ये किए जाते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब देखो, ये तो हमें पता है कि आजादी हमें आसानी से तो मिली नहीं है। ठीक है, हमारे इतने सारे जो क्रांतिकारी हैं, जो रेवोल्यूशनरीज हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा अपनी हिम्मत जुटा के बहुत सारे ऐसे, जैसे महात्मा गांधी ले लो, भगत सिंह ले लो, हर तरीके के लोग जो हैं आजादी प्राप्त करवाने के लिए लग गए थे। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट था हमारे लिए। लेकिन भाई, जिस सिचुएशन में हम आजाद हुए हैं ना, जो 1947 का जो ईयर था, जिस सिचुएशन में आजाद हुए ऐसा हमने एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था। हम चाहते थे कि हम आजाद हों, लेकिन उसका जो मतलब उसका जो रिजल्ट निकला वो इतना वर्स्ट था, इतना ज्यादा वायलेंस और ट्रॉमा उनको झेलना पड़ा, है ना, अपने घर बार छोड़ के उनको दूसरी जगह पे जाना पड़ा, सब कुछ मतलब बहुत डिफिकल्ट था यहाँ पे लोगों के लिए, है ना। जो पाकिस्तान में जो हिंदूज रहते थे उनको वहां से रातों रात बेघर कर दिया गया कि जाओ तुम अपने देश में जाओ क्योंकि तुम हिंदू हो। ठीक है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था। इंडिया में बहुत कम ये सब चीजें देखी गई थी। इंडिया में लोगों को मतलब एक चॉइस दी गई थी, अगर आप रहना चाहते हो तो रह सकते हो, जाना चाहते हो तो जा सकते हो। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में वहां पे जबरदस्ती लोगों को, जो हिंदू हैं स्पेशली, उनको या तो ये बोला गया कि अपना धर्म परिवर्तन करो या तुम यहाँ से निकलो। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने देखी। उसके बाद जो हमारी जर्नी हमने अचीव करी, तो इतना ज्यादा उथल पुथल होने के बाद भी हमारे जो लीडर्स थे ना वो इसी बात पे फोकस थे कि भाई हमें एक नया देश मिला है, नई चुनौती मिली है, और इस सब का हमको सामना करना है, अपने देश को अच्छे से चलाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो इसी की ये फोटो दे रखी है, ट्विस्ट विद डेस्टिनी जब उन्होंने घोषित की थी यहाँ पे। तो ये लाल किला है यहाँ पे, और यहाँ पे लिख भी रखा है कि प्राइम मिनिस्टर जो है जवाहरलाल नेहरू वो यहाँ पे रेड फोर्ट पे अपना भाषण दे रहे हैं 15 अगस्त 1947। आगे हम देखेंगे यहाँ पे 3 चैलेंजेस, यानी जो 3 चुनौतियां थी ना उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहली चुनौती ये थी कि क्या भारत जो है वो यूनाइट रह पाएगा, क्या एकजुट रह पाएगा, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। ये चुनौती क्यों थी स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटीज हैं, बहुत संस्कृति के लोग रहते हैं, बहुत लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर अपनाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, सबकी जो भावनाएं होती हैं और सबके जो मत होते हैं ना, सबके जो विचार होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक टास्क था कि कैसे सारे जो देश के लोग हैं, सारे जो रिलीजियस के लोग हैं, जो कल्चर के लोग हैं, उनको यूनाइट रखा जाए। क्योंकि उस समय पे लोगों का मानना ये था कि इतना बड़ा जो देश है, क्या वो एक साथ टुगेदरनेस यानी साथ में रह पाएगा बहुत लंबे समय तक, ये सबसे बड़ा एक डर भी था। क्योंकि पार्टीशन के बाद हम लोगों ने इतना सब कुछ देख लिया था कि सबके अंदर एक डर बैठ गया था। यहाँ पे जो डर के सवाल थे वो थे कि इंडिया सरवाइव कर पाएगा यूनाइटेड नेशन को, है ना, क्या एक यूनिटी में रह पाएगा। दूसरी चीज ये थी कि क्या जो भारत है वो सेकुलरिज्म को, यानी किसी भी धर्म को वो महत्व नहीं देगा, किसी भी धर्म को वो अपनाएगा नहीं, सारे धर्म को वो रिजेक्ट कर पाएगा। तो वैसे अभी भी हम जो है सेकुलरिज्म ही अपनाते हैं, हम धर्म निरपेक्ष हैं स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट था कि इंटीग्रेशन ऑफ द टेरिटरी, जो भी आपकी अलग अलग तरीके के जो क्षेत्र अखंडता जिसको बोलते हैं ना, उसको किस तरीके से हासिल की जाए। क्योंकि देखो, नॉर्थ ईस्ट का एरिया जो है वो बिल्कुल हमसे अलग तरीके से बिहेव करता है, और हम भी उनके साथ अलग तरीके से रहते हैं। साउथ जो है थोड़ा एडवांस एरिया है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो सारे देश के बारे में सोचना ये एक बहुत बड़ा टास्क था हमारे मिनिस्टर्स के लिए। ठीक है, सेकंड चैलेंज को अगर हम देखें तो था डेमोक्रेसी। हमने डेमोक्रेसी को ही क्यों अपनाया। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन उठता है कि हमने डेमोक्रेसी को क्यों अपनाया। क्योंकि इतने ज्यादा डाइवर्सिटी वाले कल्चर, जो लैंग्वेजेस सब बोलते हैं ना, उनका जो अगर हित हो सकता है, उनका अगर अच्छा हो सकता है ना, तो वो सिर्फ डेमोक्रेसी में ही हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या है, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ा जो पार्ट 3 में आता है वो है फंडामेंटल राइट्स। हमने क्या है, लोगों को कुछ अधिकार दिए। ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स हैं।
और उन्हीं फंडामेंटल में से है राइट टू वोट। राइट टू वोट का मतलब है कि हर सिटीजन को वोट देने का अधिकार है, चाहे वो मतलब आफ्टर 18 ईयर्स यू आर एलिजिबल टू गिव वोट, ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं। तो उसके अंडर में क्या है, आप वोट दे के अपनी सरकार चुन सकते हो। और ये हम लोगों ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया था। देखो प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां पे भी डेमोक्रेसी है। जैसे अमेरिका, अमेरिका में भी डेमोक्रेसी है, सबसे पहला डेमोक्रेटिक कंट्री जो था ना वो अमेरिका ही था, लेकिन उसने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चुना है। पर हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चुना है। हमारे यहाँ पे जो राष्ट्रपति होते हैं ना वो नॉमिनल हेड होते हैं, ठीक है, वैसे तो हमारे देश के प्रमुख हैं वो, लेकिन नॉमिनल हेड होते हैं। बट जो पीएम होते हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, वो हमारे रियल हेड होते हैं। तो अगर एक ही पर्सन को अगर हम सत्ता दे देंगे तो उसके डिसीजंस कभी कभी किसी किसी को हर्ट भी कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दी गई कि भाई अगर ये सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है तो हम दूसरी पार्टी को वोट देंगे, है ना। तो ये सारे हमारे पास जो ऑप्शंस दिए गए ना, ये यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रखे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, हमने अपनी सरकार भी चुन ली। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपके देश में डेमोक्रेसी स्थापित ही हो जाएगी, ठीक है। हमने संविधान को बनाने में तो बहुत 2 साल 11 महीने 18 दिन समथिंग का जो समय लगाया, लेकिन क्या उसी तरीके से हमारी डेमोक्रेसी चल पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा टास्क था। तो आप मुझे बताना क्या चल पा रही है कि नहीं चल पा रही है, ठीक है। तो ये जो सारे चैलेंजेस है ना ये फेस किए जा रहे हैं। ये 2 चैलेंजेस हमने देख लिए, थर्ड वाला चैलेंज भी देख लेते हैं। नेक्स्ट था कि जो विकास होगा, जो डेवलपमेंट होगा, वो ओवरऑल सबका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही स्टेटस के लोग या एक ही तबके के लोगों का ही डेवलपमेंट यहाँ पे देखा जाएगा। एंटायर सोसाइटी, जिसमें आपके गरीब लोग भी आते हैं, जिसमें आपके पिछड़े लोग भी आते हैं, स्पेशली उनको तो और ज्यादा आगे लेके जाना है। तो पिछड़े और गरीब लोग जो है ना, उनके लिए सरकार यहाँ पे समय समय पे पॉलिसीज भी लेकर आती रहती है, और इनको संविधान में भी जगह दी गई है, शेड्यूल्स में भी इनको जगह दी गई है, इनको आर्टिकल्स में भी जगह दी गई है स्टूडेंट्स। तो ये क्यों है, क्योंकि देखो ये सोशली डिसएडवांटेजेस ग्रुप होते हैं। सोशली मतलब समाज में वैसे इनका बहिष्कार बहुत ज्यादा होता है, आप जानते ही होंगे, जो नीचे तबके के लोग होते हैं, जो जैसे सबसे मेन है कास्टिज्म, ठीक है। तो कास्टिज्म से जो बहुत ज्यादा लोग प्रताड़ित रहते हैं, है ना, तो उनको इतने ज्यादा एडवांटेजेस नहीं मिल पाते, इसलिए सरकार ने उनको कुछ ऐसे प्रोटेक्शन दिए हैं जिसमें रिजर्वेशन हम मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ और भी चीज दी गई, जैसे डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको डीपीएसपी बोला जाता है, ये पार्ट 4 के अंडर में आते हैं। इसके अंदर जो आर्टिकल्स हैं वो लगभग 36 से लेके 51 तक हैं, जिसमें वेलफेयर गोल्स की बात की गई है। ये 3 हिस्से में डिवाइडेड है, आपकी बुक में भी मिल जाएगा इसका चार्ट, 11th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि भाई ये सारी चीजें तो थी, लेकिन एक और चैलेंज था कि किस तरीके से हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें, लोगों का आर्थिक विकास कर सकें। भैया पैसा ही नहीं होगा तो कैसे विकास होगा, ठीक है। तो उस चीज का भी ध्यान रखा गया, और इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को हटाना, ठीक है। तो अभी हमारे देश में देखो, आप देख सकते हो, वैसे काफी जनता है हमारे देश के अंदर, तो आप मुझे बता सकते हो कि पॉवर्टी अभी कितने हद तक हटी है कि नहीं हटी है। हमारे देश का एक रूल है, रिच बिकम मोर रिचर, पुअर बिकम मोर पुअर, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने 3 चैलेंजेस देखे। पहला चैलेंज आपका क्या था, यूनिटी में रहना, क्या यूनिटी में रह पाएगा भारत। दूसरा चैलेंज क्या था, डेमोक्रेसी, है ना, डेमोक्रेसी जो हमने अपनाई है, क्या हम उसको अच्छी तरीके से चला पाएंगे अपने देश के अंदर। और तीसरा चैलेंज था कि भाई सब ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए लोगों का, ठीक है, पॉवर्टी को रेडिकेट करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, सभी लोगों का विकास करना है, स्पेशली सोशल डिसएडवांटेजेस लोगों के लिए। आगे देखते हैं, जो ये चैलेंजेस थे ना, इस पे क्या रेस्पॉन्स आया, इंडिया जो है कितना सक्सीड हुआ, कितना सक्सेसफुल हुआ अपने चैलेंजेस को लेके, उसने जो चुनौतियां अपनाई थी वो कितने हद तक जो है उसको फुलफिल कर पाया है। तो इस पूरी बुक में ना, ये जो आपकी सेकंड वाली बुक है, इस पूरी बुक में हम पढ़ेंगे इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद की जितनी भी कहानी हुई है ना, ये पूरी बुक कवर करती है। इसलिए आपको ध्यान से इसको पढ़ना है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है।
और इसमें जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं, स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर्स हैं, उसमें आपको इंडिपेंडेंस से रिलेटेड ही चीजें देखने को मिलेंगी। फिर आगे आगे हम देखते जाएंगे कि भाई हमारे देश में क्या हुआ, है ना। तो इस चैप्टर में हमने मेनली क्या फोकस किया, जो चैलेंजेस थे ना, कि भाई नेशन बिल्डिंग, सबसे पहले तो देश ही तो बनेगा। भाई आजाद हुए हैं हम, है ना, आजाद हुए हैं, नई नई बागडोर हमारे मिनिस्टर्स ने संभाली है, किस तरीके से चलाया जाएगा देश को, उसके लिए बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस तो अपनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए फंडामेंटल राइट्स दिए गए, फंडामेंटल ड्यूटीज भी बनाई गई। ऐसा नहीं है कि हमको अधिकार दे दिए तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारी भी कुछ ड्यूटी है। तो 11 ड्यूटीज हैं जो हमको करनी चाहिए। तो हम चैप्टर वाइज देखते जाएंगे कि किस तरीके से जो नेशनल यूनिटी है और सिक्योरिटी है ना, ये सबसे प्राइमरी चैलेंज है, सबसे मेन चीज है, एक प्रमुख चुनौती है जिसको फुलफिल करना था हमारे मिनिस्टर्स को, हमारे लीडर्स को। ठीक है, और किस तरीके से भाई यूनिटी रह पाएगी डिफरेंट रीजन्स के अंदर, ये सारी चीजें जो है हम देखते जाएंगे। इसमें बस इतना ही है, इम्पोर्टेंट मेन क्या है आपको ध्यान रखना है कि चैप्टर वाइज चैप्टर जो है हम ये देखते जाएंगे कि किस तरीके से हमारे देश में डेमोक्रेसी है, क्या हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव कर पा रहे हैं, क्या हम इक्वालिटी एंड जस्टिस कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और ये चैप्टर हम जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।